अभी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान के एआरओ डब्ल्यूआरओ का 2022 का जो पेपर था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उस पेपर को सॉल्व कर रहा था। तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं या कुछ अलग हैं जिनके ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो लगभग 40 क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे पूरे पेपर तो सॉल्व नहीं करेंगे ऑफकोर्स हम। पूरा पेपर अगर आप देखना चाहें तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, जो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके उसके आंसर की भी उसके साथ में ही अटैच करूंगा मैं, चाहे तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर फोकस करना जरूरी है, तो उनके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है और इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सॉइल टैक्सोनॉमी जो है वो कब पब्लिश हुई थी यूएस सॉइल सर्वे स्टाफ द्वारा। तो उसका ईयर बताना है। क्या वो 1960 था या 1964 था या 1967 था या 1975 था। तो आंसर आपको पता होना चाहिए। अक्सर हम सॉइल सर्वे से रिलेटेड जो ईयर्स होते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखना है, इसका आंसर है 1975। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर सही ही गैस किया होगा। लेकिन कुछ और ईयर्स जो आपको याद रखने हैं उनमें से एक है 1899। ये पूछा जाता है, आई थिंक पूछा गया भी है कि सॉइल सर्वे की शुरुआत कब हुई थी, है ना। आई थिंक ये डबल एआर वाले पेपर में था या कहीं ना कहीं पूछा भी गया है कि सॉइल सर्वे की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1899 में हुई थी। लेकिन 1953 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया था सॉइल टेक्सोनॉमी का। 1960 के अंदर सेवंथ अप्रोक्सीमेशन आया था। 1975 के अंदर फाइनल सॉइल टेक्सोनॉमी पब्लिश हुई थी। 1999 के अंदर इसका सेकंड एडिशन भी बताया जाता है। आप कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से बोल रहे हो, तो आपको ये पता होगा ये बात कि ये IEEE के अंदर ये सभी चीज़ें अच्छे से मेंशन की गई है। तो वहां से आप इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। साथ में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडिया ने सॉइल टेक्सोनॉमी को कब अडॉप्ट किया था, या ऐसे कहा जाता है कि इंडिया में कब लागू हुई थी सॉइल टेक्सोनॉमी, तो उसका भी एक स्पेसिफिक ईयर हमें याद होना चाहिए। आपको याद होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमिशन वेवलेंथ ऑफ पोटेशियम इज। फ्लेम फोटोमीटर का नाम आपने जरूर सुना होगा। फ्लेम फोटोमीटर पे अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग रंग की फ्लेम्स दिखाते हैं। तो उसमें से पोटेशियम जो है कौन से रंग की वेव दिखाता है, और मतलब फ्लेम दिखाता है, और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर आपको मैं रिवील कर रहा हूं। आंसर शुड बी द, आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। आंसर जो है इसका वो है 766 नैनोमीटर। अब कैसे याद करें, और भी याद करने की जरूरत है हमें। तो कुछ ट्रिक्स के जरिए मैं अक्सर चीजों को याद करने की कोशिश करता हूं। उनमें से एक जो ट्रिक है वो ये है कि बार, है ना, बेरियम है, बेरियम के अंदर शुरुआत में बार आता है। अब बार का मतलब तो ऑफकोर्स आप समझते ही हैं क्या है ना। तो लेकिन बार में मेरे जैसा अगर कोई भोला भाला इंसान चला गया और वो वहां पे जाकर लाइम जूस मांग रहा है, मान तो नींबू पानी मांग लेता है लाइम से रिलेटेड, है ना। तो समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि बार को आप रिलेट कर सकते हैं लाइम के साथ। लाइम याद रखेंगे तो लाइम ग्रीन भी याद आ जाएगा, तो आपको ये कलर याद रहेगा कि बेरियम जो है वो लाइम ग्रीन करता है ना। वो है ना, जैसे कोई मैकडोनल्ड में जाके बंदी पूछती है कि समोसे मिल जाएंगे क्या, तो फिर वो कोई सेंस नहीं रखता है ना। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि बार में जाकर नींबू पानी मांगना में कोई सेंस नहीं ही रखता है। लेकिन मान लीजिए मैंने मांग लिया, तो और वो बार में उसका कॉस्ट क्या है 554 रुपए का है ना। कैसे भी करके कुछ भी नेमोनिक कोई भी स्टोरी बना के इन चीजों को याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मुझे सोडियम अच्छे से याद रहता है, सोना याद रहता है ना। सोना चांदी वाला सोना पीले रंग का होता है, तो ऑफकोर्स वो पीला है। लेकिन मेरे जेब में इतने ही पैसे हैं कि मैं 589 ग्राम, या कह सकते हैं 589 ग्राम ही खरीद सकता हूँ। तो ये 589 में किस तरह से याद रख पाऊंगा। कैल्शियम ब्रिक से रिलेट करना है। ब्रिक रेड होता है यहाँ पे, आई थिंक मैंने यहाँ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। ब्रिक रेड रंग का इसका कलर होगा, और साथ में 622, है ना। ब्रिक मतलब ईंटें, ईंटें उठाना जो है वो एक तरह की मजदूरी है। मजदूरी में आप याद रख लीजिए कि धाड़ी जो है वो 622 रुपये ही मिलेगी। 622 ही मिलेगी धाड़ी, मतलब समझते हैं डेली वेजेस कह दीजिए या जो भी आप कहना चाहें। तो फिर वो कैल्शियम से रिलेट करना है ब्रिक, और ब्रिक से अब हम ब्रिक्स उठानी है तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैसे भी करते हुए चीजों को जोड़ें और याद करने की कोशिश करें। लिथियम में मैं लालिमा याद रखता हूँ, शाम के अंदर लालिमा जो देखते हैं तो लाली याद रहता है। लिथियम से ला मतलब लाल है, लिथियम से लिथियम, लाली याद रहता है। लाली कितना है, लाल रंग का होता है। लेकिन अब ये भी याद रखना है 670 इसका नैनोमीटर होता है। कोई ट्रिक तो नहीं बनी मेरे पास दिमाग में लिथियम से रिलेटेड, लेकिन इसका नैनोमीटर भी आपको याद रखना है 670 है। आप भी थोड़ा सोचिएगा कैसे लिथियम को आप 670 से रिलेट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है दिमाग की, बताइएगा मुझे। पोटेशियम जो है वो पर्पल पॉलिथीन से याद रखता हूँ मैं। पर्पल रंग की पॉलिथीन दिमाग में याद रख लीजिए।
पॉलीथीन, आप कहेंगे कि पॉलीथीन में वाई आता है, लेकिन मेरे स्पेलिंग में पॉलीथीन होता है। तो Li हम याद रख सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि पोटेशियम का जो हम फ्लेम देखेंगे वो पर्पल या कह सकते हैं लिलैक कलर का हो सकता है ना। Li का मतलब लिलैक से भी रिलेट किया जाता है, मतलब पर्पल सा कलर होता है इसका। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, जो कि अभी हमारे से पूछी गई है, 766 नैनोमीटर होती है। और ऑफकोर्स आने वाले वक्त में ये भी वेवलेंथ पूछी जा सकती है, तो प्लीज उन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको ये लिस्टेड फॉर्म में भी दिखाया है, हमारी बहुत ही प्यारी, हमारे दिल के बहुत करीब है जो किताब सॉइल ट्रीटाइज, उसके अंदर ये दी गई है टेबल, तो आप वहां से भी इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है। अपना आंसर आई होप आपने गैस कर लिया होगा, मैं आंसर रिवील कर रहा हूं। आंसर शुड बी द 2.5%। कैसे, क्या आपको वो ट्रिक याद है? मैंने जो कई बार अपनी वीडियोस में बताई है ट्रिक की, ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो जनरली सबको याद होता है कि भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन उससे कम है, और उसके आगे की ये जो कहानी है हम अक्सर भूल जाते हैं। तो अल्फेकाना नाम का मेरा एक कोई दोस्त है, क्या नाम है आपके दोस्त का? अल्फेकाना, ये क्या नाम हुआ भाई? अल्फेकाना के मांगे, क्या मांगता है? अरे के मांग रहे है वो वाला बोलते हैं, तो अल्फेकाना के मांगे। मैं अक्सर ये बोलता रहता हूँ और इतना बोला है मैंने कि मुझे तो ये याद हो जाता है कि अल्फेकाना के मांगे, तो मुझे अक्सर याद रहता है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है 46.6% है, सिलिकॉन उससे कम है यानी ये तो 27.7% है। ये पूछते हैं कि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा है, तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ही है। कोई पूछ ले सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, तो हम कहते हैं फिर सिलिकॉन को बताया जाता है, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम फिर 3 नंबर पे आता है, जो कि मैंने आपको बताया अल्फेकाना के मांगे, तो अल्फेकाना में एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम का ना मतलब सोडियम, के मांगे मतलब के मतलब पोटेशियम है, और मांगे मतलब मैग्नीशियम है। अब इसके परसेंटेज को भी याद रखना जरूरी है, 8-5-3, 8-5-3 बड़े बड़े परसेंटेज तो अक्सर याद रह ही जाते हैं, 8-5-3, फिर याद रखना है 2-2-2। जब यहाँ 3 आ गया ना तो 3 बार हमें 2 बोलना है, 2-2-2 यानी 2-2-2। अब 2 के अंदर भी आप कहेंगे कि यार याद करना तो मुश्किल है, 2.8 है, 2.5 है, 2.0 है, तो 2.8 से 8 है, पहला तो दिमाग में रखना पड़ेगा। 2.8 था सोडियम, उसमें क्योंकि 3-3-3 की बात बार बार चल रही है तो 3 कम कर दो, तो यानी 2.5 हो गया। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद जो है वो 2 पे आ जाएगा, जो कि मैग्नीशियम है लगभग 2%। तो अब से अभी हमसे जो पूछा था वो क्या था, पोटेशियम यानी 2.5% था, और अदर्स के अंदर तो 1.4% है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पर्टिकुलर परसेंटेज याद रखना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश कर पाया जितनी आपको ट्रिक से याद कराने की करवाया, बाकी आपके ऊपर है, और इससे बेटर अगर आपके पास ट्रिक हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कमर्शियल ग्रेड मोंटमोरिलोनाइट जो है वो मार्केट में किस तरह से अवेलेबल होता है, ये बताना है। तो अपना आंसर गैस करिए। आंसर आई होप आपने सोचा होगा, आंसर इसका होना चाहिए बेंटोनाइट, राइट, फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि बेडेलाइट, सेपोनाइट, नॉन्ट्रोनाइट ये भी मुझे लगता है स्मेक्टाइट ग्रुप के ही सदस्य हैं, है ना। लेकिन बेंटोनाइट इसका ऐसा प्रोडक्ट कह सकते हैं जो कि कमर्शियल ग्रेड है मोंटमोरिलोनाइट का, जिसे हमें याद रखना है। इसके और भी यूजेस बताए जाते हैं कि भाई ये एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल कंडीशनर के रूप में काम में लिया जा सकता है, इंडस्ट्रीज में काम में लिया जा सकता है, सिविल इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली नाम जो है हमें याद रखना जरूरी है। नाम क्या है? बेंटोनाइट। बेंटोनाइट किसका कमर्शियल ग्रेड है? मोंटमोरिलोनाइट का है। डन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल सल्फर अकर्स व्हेन C/S रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी याद होता है, क्योंकि कई सारी हमें रेंजेस यहाँ पे याद कर लेनी होती है कि हमें नाइट्रोजन का भी याद होना चाहिए, फॉस्फोरस का भी याद होना चाहिए, सल्फर का भी याद होना चाहिए। तो आई होप आपको अपना आंसर पता होगा। वैसे ऑफिशियली जो पेपर था उसके अंदर तो यहाँ 300:1 दिया हुआ था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे 400:1 कर दिया ऑप्शंस में, ताकि हमें ये रेंज याद रह सके कार्बन टू सल्फर वाले। लेकिन लगे हाथ हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर इन तीनों के रेशियोज अच्छे से याद रखने हैं कि मिनरलाइजेशन कब होता है, जब 20:30:1, यहाँ पे 25 नहीं 30 आना चाहिए, है ना, 20:30:1, तो 20:1 से कम होगा तो मिनरलाइजेशन, 30:1 से ज्यादा हो गया तो फिर इमोबिलाइजेशन, और उसके बीच की रेंज के अंदर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ना तो मिनरलाइजेशन होता है ना ही इमोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन क्या होते हैं, आई होप ये बात आप जानते होंगे। चलो खैर, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए ये रेशियो 10 टाइम्स हो जाते हैं, तो याद रखना है ये 200:1 है, 300:1 का हिसाब चलता है यहाँ। सल्फर के लिए अभी मैंने आपको बताया 200 से 400:1 का हिसाब चलता है। डन। नेक्स्ट है अमॉन्ग द 3 फ्रैक्शन ह्यूमस, ह्यूमिक, फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और हम कहते हैं ह्यूमिन, इनके ये नाम बहुत पॉपुलर है सॉइल साइंस के अंदर। और ये जो है पूछ रहा है कि वर्टिसोल में कौन सा फ्रैक्शन सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, तो गैस करिए अपना आंसर। मैं आंसर रिवील करूँ,
तो आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी द ह्यूमन। ह्यूमन या कह सकते हैं जो मोर स्टेबल पार्ट है, सबसे ज्यादा स्टेबल पार्ट कौन सा है? ह्यूमन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन जो है वो मल्टी सोल्स के अंदर या ब्लैक सॉइल के अंदर ज्यादा देखा जाएगा। देन नेक्स्ट, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमन के साथ में एक चीज और बताने की कोशिश की गई है आपको, वो है हाइमेटोमेलेनिक एसिड। हाइमेटोमेलेनिक एसिड, हाइमेटोमेलेनिक एसिड इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हम तीनों पे तो बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं अक्सर, और क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन यहाँ बना लेता है ना। तो याद रखना है कि हाइमेटोमेलेनिक एसिड जो है वो क्या है? ये अल्कोहल और ईथर में और साथ साथ में एल्कली में सॉल्युबल होता है। ये तो मैं आशा करता हूँ आपको पास याद ही होगा आपको कि भाई फल्विक एसिड है तो वो दोनों में सॉल्युबल होता है, एल्कली में भी और बेस में भी। ह्यूमिक एसिड कहता है मैं सिर्फ एल्कली में ही घुल पाऊंगा, ह्यूमन कहता है मैं किसी में नहीं घुल पाऊंगा, मैं इनसॉल्युबल हूँ। लेकिन हाइमेटोमेलेनिक एसिड जो चौथा है, आपको याद रखना है वही क्या है? वो अल्कोहल में, स्पेसिफिकली अल्कोहल में और हम एल्कली और ईथर में डिजोल्व हुआ हुआ देखते हैं। इनकी स्टेबिलिटी का मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको याद होगा कि फल्विक एसिड सबसे हल्का होता है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, सबसे कम लीस्ट स्टेबल है, आसानी से माइक्रोबियल एक्टिविटी इसके ऊपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेबल है, ससेप्टिबल है माइक्रोबियल एक्टिविटी की है। आप कहेंगे ठीक है भैया शक्ति प्रदर्शन मत करो, हम समझ गए कि फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमन के बारे में हम आप भी अच्छे से जानते होंगे। फोकस कर लीजिएगा चौथे पॉइंट के ऊपर ऑल्सो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चैपमैन, ये क्वेश्चन मुझे अलग लगा और इसका रेफरेंस मुझे नहीं मिल पाया, कि भाई चैपमैन ने हेलोफाइट्स को क्लासिफाई किया, जिसमें से हमसे पूछा गया कि मेयो हेलोफाइट्स जो है उनकी सर्वाइवल की सैलिनिटी रेंज क्या है। क्या सवाल है, समझ पाए? कि चैपमैन नाम के कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हेलोफाइट्स मतलब जो सैलाइन सॉइल के अंदर ग्रो पास हो सकते हैं ना, हेलोफाइट्स मतलब जो सॉल्ट वाली कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, तब उन हेलोफाइट्स को अलग क्लासिफाई किया गया और उसमें से मेयो हेलोफाइट जो है उनका रेंज बताई थी। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो अच्छी बात, अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने इस किताब के अंदर इस जगह पे इस चीज़ को पढ़ा है। मैंने सिर्फ इंटरनेट पे ढूंढा है, मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाया, लेकिन इंटरनेट पे मुझे एक पीडीएफ मिली जिसके अंदर जो हेलोफाइट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, इन इकोलॉजी, इन टॉलरेंस, इन हैबिटेट, और साथ में मतलब ये जो मैकेनिज्म है और ये टॉलरेंस के ऊपर बेस करते हुए 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ भी चैपमैन का 1966 नहीं है, 1942 है, न जाने क्यों, लेकिन वही कह रहा हूँ ऑथेंटिक सोर्स नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जो है एक पीडीएफ है जिसके अंदर बताया गया है कि चैपमैन की क्लासिफिकेशन में म्यू हेलोफाइट्स और साथ में यू हेलोफाइट्स के अंदर पौधों को बांटा है। 2 पार्ट्स, मियो बोल दो, मायो बोल दो, आई डोंट नो इसका क्या होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मियो हेलोफाइट्स हो गए और दूसरा यू हेलोफाइट्स है। तो जो मियो हेलोफाइट्स बताए हैं वो बताए हैं लेस देन 0.5% NaCl वाली रेंज में ग्रो करते हैं। यू हेलोफाइट्स को और 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, यानी मेसो हेलोफाइट्स और मेसो यू हेलोफाइट्स के अंदर बांटा जा सकता है। यू हेलोफाइट्स को मीजो मीजो में बांट सकते हैं। मीजो मीजो मतलब मीजो हेलोफाइट्स और मीजो यू हेलोफाइट। मीजो हेलोफाइट्स जो है वो 0.5 से 1% की रेंज में ग्रो कर रहे दिखाए गए हैं, और मीजो हेलोफाइट्स जो है वो 5% या उससे ज्यादा की रेंज में बताए गए हैं। और तीसरा और फॉर्म बताया है जो कि है एनयू हेलोफाइट। एनयू हेलोफाइट में बताया है कि 1% से ज्यादा वाली कंडीशन में ये ग्रो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन है, अगर याद रह पाए तो अच्छी बात, नहीं याद रह पाए तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रख लीजिएगा कि भाई जो पूछा गया। और एक और रेफरेंस में मेरे को ये भी मिला कि भाई हेलोफाइट्स को 3 तरह से क्लासिफाई हुआ भी देखा मैंने कहीं, कि म्यू हेलोफाइट्स और यू हेलोफाइट्स, जिसके अंदर म्यू हेलोफाइट्स को 0.01 से 1% की रेंज तक ही बताया गया है। अब 0.01 से 1% की रेंज में कौन सा हिसाब सेट होता है? यही सेट होता है 0.1 से मैक्सिमम रेंज कितनी बताई हमें? मैक्सिमम रेंज तो हमें बताई 1%। तो 1% से हमें कम वाला ऑप्शन चूज करना है। 1% से कम वाला ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आएगा, क्योंकि यहाँ तो 0.5 0.1 से तो ऊपर हो गया। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट उस हिसाब से जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है उस हिसाब से बताया गया है। तो खैर फिर भी इससे अलावा अगर आपको कोई फॉर्म मिले, इसके अलावा कोई रेफरेंस पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियो आइसोटॉप्स आर ट्रेस्ड इन द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना आंसर गैस कीजिए। आंसर जो है मैं रिवील कर रहा हूं, आंसर जो होगा वो है रेडियो ऑटोग्राफ। क्या है? रेडियो ऑटोग्राफ। रेडियो ऑटोग्राफ क्या है? देखिए, इन प्लांट स्टडीज व्हेन द रेडियो आइसोटॉप, आइसोटॉप्स जैसे कि हमें बताए गए हैं, आइसोटॉप जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, जानते हैं आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसो इस तरह के आइसो वाले अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना। तो आइसोटॉप वो है जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो भाई फॉस्फोरस का आइसोटॉप कौन सा है? फॉस्फोरस 32, कार्बन 14, और हाइड्रोजन जो तीसरा बोलते हैं ना ट्राइटिनियम,
जो वो हो गया हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप। तो इन्हें इस काम में लेकर हम प्लांट बॉडी के अंदर देयर मूवमेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी इज ट्रेस्ड बाय प्रिपेयरिंग रेडियो ऑटोग्राफ्स बनाते हैं इसके। रेडियो ऑटोग्राफ का मतलब यही है कि कोई पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में लेते हुए पौधों से कोई पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि वेवलेंथ वगैरह बाहर आएगी। रेडिएशन एक्सपोजेस टू द फिल्म, फिल्म के ऊपर उसके हम उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, उसके विजुअल इमेजेस बना रहे हैं, है ना। दिस इन्वॉल्व्स द प्लेसिंग द प्लांट मटेरियल इन कांटेक्ट विद द photographic film. The radiation exposes the film, giving a visual image of where the isotope is located in the plant body. तो प्लांट बॉडी के अंदर वो आइसोटोप कहाँ गया है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसकी इमेजेस बना रहे हैं। तो इस चीज को आई थिंक कहा गया है ऑटो रेडियोग्राफ, है ना, रेडियो ऑटोग्राफ जो भी कह सकते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि रेडियोलॉजी पर, जो कि हमारे सॉइल साइंस के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है, जेआरएफ में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक वीडियो में आने वाले वक्त में जरूर कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। तब तक नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव। आ गया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, द इंस्ट्रूमेंट यूजेस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, गैस करिए आंसर। आंसर में रिवील करूं तो आंसर होना चाहिए ग्रेगर मुलर काउंटर, जीएम काउंटर, ग्रेगर मुलर काउंटर। याद रखना है ग्रेगर मुलर काउंटर। न्यूट्रॉन स्कैटर मीटर तो याद होगा, सॉइल मॉइस्चर मीटर के रूप में हम समझते हैं। टीओसी तो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इसका तो कोई सेंस नहीं है। मास स्पेक्ट्रोग्राफी भी यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो ग्रेगर मुलर काउंटर जो है याद रखना है कि हाफ लाइफ निकालने में काम आता है। और उससे रिलेटेड चीज़ यही बताई है कि हाफ लाइफ का मतलब समझते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो आधा रह जाता है, तो उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कह देते हैं। चलो, तो इससे रिलेटेड ये ग्रेगर मुलर काउंटर को जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इसकी तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अप्रोक्सीमेट परसिस्टेंस ऑफ BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड की परसिस्टेंस बतानी है। मुझे इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं मिला, आई एम सॉरी, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है इसी से जुड़ी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका आंसर क्या है पहले तो आप गैस कर लीजिए। आंसर है इसका 11 ईयर्स। ऑफिशियल आंसर की में 11 साल दिया गया है। और मुझे ये बात आपको बतानी है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उन्हें 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, नॉन परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। मॉडरेट, अच्छा, नॉन परसिस्टेंट वो है जो 30 दिन से ही भी कम टाइम के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं मिट्टी में। जो 30 से 100 दिनों के बीच में रह पाते हैं उसे मॉडरेट कह देते हैं, और 100 दिनों से भी ज्यादा जो जमीन में मिट्टी में रह पाते हैं उसे परसिस्टेंट कह दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा। इसमें से कुछ आप नाम याद कर पाए तो ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रेंज आपको बताई ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो प्लीज इसे भी याद रखिएगा, है ना। और आपको अगर कोई सोर्स पता हो कि भाई मुझे पता है कि ये BHC की परसिस्टेंस या पर्टिकुलर जो अलग अलग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की जो ईयर्स हैं परसिस्टेंस के वो कहाँ दिए गए हैं, अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसरनेशन किसे कहा जाता है। गैस करिए अपना आंसर। आंसर शुड बी द, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप मुझे पॉज करके अपने आप ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप देखते हैं कि क्या आंसर निकला, है ना। ऐसा ही कर रहे होंगे आई होप। तो चौथा आंसर इसका सही होगा, यानी बर्निंग ऑफ वेस्ट, है ना। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के अंदर आता है ये पार्ट कि क्रॉप रेजिड्यूज का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो उसका एक मेथड है इंसिनरेशन जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। इंसिनरेशन जो है वो क्या है, बर्निंग ऑफ वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, 900 से लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम ऑर्गेनिक मैटर या जो भी हमारा रेजिड्यू या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक तरह से जला ही दे रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इंसरिनेशन कह दिया जाता है। चलो जो भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुंसल कलर चार्ट जो है उसके ऊपर क्रोमा की क्या रेंज होती है। ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। अक्सर हर बच्चे को ये 3 नाम याद होते हैं, इससे रिलेटेड कई सारी टॉपिक्स आपको अच्छे से याद होंगे। अभी मैं आपको इससे जुड़ी और चीजें रिवाइज भी कराऊंगा। तो अभी आप बताइए क्रोमा की रेंज क्या होती है। आंसर शुड बी द फर्स्ट वन, यानी 0 to 8 होती है। ठीक है, आई होप ये आपको जानते ही होंगे। तो ह्यू, वैल्यू, क्रोमा में ह्यू क्या था, डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल था। वेवलेंथ ऑफ लाइट भी जिसे कहा जाता है। काम की बात ये भी है कि ह्यू जो है वो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है, क्रोमा जो है वो प्योरिटी और स्ट्रेंथ को बताता है ऑफ द डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रम। यहाँ पे भी डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर आ जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए आप, ध्यान रखिएगा क्या है, क्या बात पूछी जा रही है। प्योरिटी पूछी जाए, इंटेंसिटी पूछी जाए तभी क्रोमा बोलना है, वरना सिर्फ डोमिनेंट कलर की बात हो रही हो तो ह्यू बोलना है। सॉइल कलर के ऊपर मैंने एक बहुत पहले वीडियो भी बनाया था, वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ह्यू को समझाने के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग में कलर चेंज कर दिए थे। तो मुझे याद है एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज के बताया था, सर मजा आ गया, ये अच्छा लगा था हमें, है ना। चलो खैर जो भी है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द
ODR वैल्यूज शुड बी एट लीस्ट, ये क्वेश्चन मुझे लगा याद रखने वाला है। ODR को कई धुरंधरों ने अच्छे से याद कर रखा है, सॉइल साइंस के कई धुरंधर जो ODR को अच्छे से याद रख चुके हैं कि उन्हें याद है कि 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से कम होगा तो रूट की ग्रोथ नहीं होती है ना। और कई सारी उनको 2-3 और भी वैल्यूज याद हैं, उनको क्या याद है, क्रॉप्स की भी उनको वैल्यूज याद है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सा ODR बेटर रहेगा। अच्छा, ODR की यूनिट आपको अच्छे से याद है, ये मैं होप करता हूँ, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चाहे कोई भी सॉइल साइंस का एग्जाम दीजिए, ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आंसर क्या होगा, सोचिए, आंसर शुड बी द 4th वन। यहाँ बताया है कि 40 बताया गया है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वो धुरंधरों को कई सारी चीजों को ये याद है कि 20 वाली वैल्यू याद है, उन्हें याद है कि भाई पी जो होता है इरिगेटेड कंडीशन में मैक्सिमम रखता है 39.5 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है ना। कई सारी चीजें आपको याद होंगी। एडिक्यूएट, एक तरह से ये भी पूछा जाता है, एडिक्यूएट ODR, एडिक्यूएट एरेशन क्या होता है, इस तरह की भी एक टर्म आती है, उसकी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं, तो वो भी मुझे लगता है आपको याद होगा। एडिक्यूएट एरेशन क्या होता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना। उसकी 2 शर्तें होती है, याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वो कह रहा हूँ कि कई सारी चीजें हमें याद होती है, लेकिन पूछ क्या लिया गया, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पूछा गया, जो कि मेंशन नहीं है ऑफकोर्स थ्योरी में। तो नजारे कैसे, आंसर 40 दिया गया है। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 14, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझे थोड़े अलग लगते हैं, क्रिटिकल लगते हैं, जो शायद गलत हो सकते हैं अगर फिर आ गए तो, हमारे गलत ना हो वो कोशिश कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय, अच्छा आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैं, और जब एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात हो ही रही है, मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक वीडियो सीरीज क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री से शुरू करते हुए सारे जो भी अलग अलग इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की है। NPK और ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं, और भी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से जुड़े अलग अलग टेस्ट होते हैं उन्हें मैं वीडियो सीरीज के रूप में कवर कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर चेक करें। उनमें से उसी मतलब सॉइल एनालिटिकल केमिस्ट्री की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रैपिड टाइट्रेशन मेथड से निकालते हैं। मेथड याद रखना, पूरी ने 1930 में दिया था। अभी जो मेथड है इसके अंदर पूछा है कि भाई साहब इंडिकेटर कौन सा काम में लिया जाता है, तो आंसर गेस कर लिया होगा आपने, क्या होगा आंसर, आंसर शुड बी द 4th वन, यानी ब्रोमोग्लिसरॉल ब्लू और ब्रोमोग्लिसरॉल ग्रीन दोनों काम में लिए जा सकते हैं। क्या है इससे जुड़ी और बातें, सभी इंडिकेटर्स के टाइप्स को अच्छे से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है कि भैया न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर बोले जाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर में फेनोफ्थलीन और थाइमोफ्थलीन और थाइमोल ब्लू आ जाते हैं, बेसिक इंडिकेटर में मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, ब्रोमोग्लिसरॉल ग्रीन, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल केमिस्ट्री में बताया है, तो प्लीज आप उसे जरूर चेक करें, और नहीं तो मुझे पॉज करते हुए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बैठकर अच्छे से याद करें, क्योंकि ये ICR में क्वेश्चन आया है कि मैच द फॉलोइंग में आया था कि एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर जो है वो मैच करना था फ्लोरेसीन के अंदर, ईओसीन के अंदर, और कई सारे अलग अलग मैच द फॉलोइंग थे इंडिकेटर से जुड़े। और ऑफ कोर्स अगले साल मतलब इस साल जो ARO के पेपर होंगे, मैं श्योर हूँ इंडिकेटर्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज इस चीज को भी फोकस करें, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या है, सेल्फ इंडिकेटर बहुत ही फेमस, KMnO4 बच्चा जानता है, याद रखना है हमें, है ना। EBT जो है वो मेटल आयन इंडिकेटर है, कैल्शियम वाले केसेस में काम में लेते हैं इसे, है ना, कैल्शियम के डिटर्मिनेशन में। अभी कोशिश करूंगा कि एक टेबल आ जाए आपके सामने, उसके अंदर सभी इंडिकेटर्स आपके सामने एक साथ आ जाए, कौन सा इंडिकेटर कहाँ काम में लेते हैं, और मिक्स्ड इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर और इंटरनल इंडिकेटर को भी दिखाया गया है, प्लीज इसे भी रीड आउट कर लें। फटाफट से 5 क्वेश्चंस और हैं, कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पांसिबल फॉर द ग्रीन कलर एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इन द ऑर्गेनिक कार्बन डिटर्मिनेशन। ऑर्गेनिक कार्बन जब निकाल रहे होते हैं तब कैसे जो कलर है वो ग्रीन कलर दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, क्रोमियम +3 है, +1 है, ये कार्बन -4 है या कार्बन +4 है। तो ये अंदाजा तो लगना चाहिए कि भैया कार्बन तो नहीं है। अगर आपने ये मेथड करा ही नहीं है तो बात अलग है, लेकिन इसका आंसर मैं बताऊं तो क्रोमियम +3 है। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम क्रोमिक एसिड यानी K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, फिर जो एक्सेस बचता है, मतलब ज्यादा K2Cr2O7 वाला जो हमारा क्रोमिक एसिड जो बचता है, एक्सेस में बचता है, उस एक्सेस जो सॉल्यूशन है उससे कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है। अभी जो एक्सेस पार्ट होता है उसको उसकी टाइट्रेशन करवाई जाती है FAS यानी फेरस अमोनियम सल्फेट से, और जो फेरस अमोनियम सल्फेट से टाइट्रेशन कराते हैं तो हम देखते हैं लास्ट में ग्रीन कलर दिखा जाता है, जो आपको यहाँ तस्वीर में मैंने दिखाया।
तो ये जो ग्रीन कलर है हमें याद रखना है, ये क्रोमियम +3 के कारण आता है। यहाँ पे जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ओवरऑल इक्वेशन दिखाई है K2Cr2O7 के अंदर, यहाँ +6 है इसकी इक्वेशन, मतलब वैलेंसी। ये आगे जाके यहाँ पे किस में बदल रही है, +3 में बदल रही है। तो याद रखना ग्रीन कलर किसके कारण आता है, क्रोमियम +3 के कारण आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी चीज को और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैंने आपके सामने ये तस्वीर रखी है, इसे भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, डीटीपीए काम में लेते हैं, तो डीटीपीए में 3 चीजें हो जाती है ना। डीटीपीए खुद होता है, टी होता है, मतलब टीईए, टी मतलब चाइल्ड लवर्स रिलेट ना करें बेवजह, टी की बात हो रही है यहाँ पे, ट्राइएथेनॉल अमीन जैसे कह देते हैं। तो टी जो है उसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, और CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। इन तीनों का कंसंट्रेशन कितना होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। तो वो जो डीटीपीए हम कह रहे हैं उसमें टी कितना खर्च होता है, कितना प्रोटोनेटेड होता है, ये पूछा है हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर जानते होंगे आप। बताऊं आंसर, तो आंसर शुड बी द थर्ड वन, यानी 75% होता है। आप कहेंगे कोई सोर्स रेफरेंस दे दीजिए, है ना। तो ये रेफरेंस है ISSS की किताब, कौन सी किताब, तो ISSS की सॉइल एनालिसिस की अलग बुक है, उसमें सभी मेथड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके अंदर ये चीज दी गई है, तो अच्छे से इसे याद रखिए। टी यानी ड्राई एथेनॉल एमीन जिसे कह दिया जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं 3/4 यानी 75% क्या होता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है। इस प्लीज मुझे पॉज करते हुए इस पैराग्राफ को अच्छे से समझें, याद करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे आने वाले वक्त में, जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के सारे वीडियोस कवर कर रहे हैं, तो उस दौरान अच्छे से इन चीजों को वहां भी समझेंगे। पिछले वीडियोस में यानी नाइट्रोजन एस्टिमेशन वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जेल्डाल डाइजेशन के अंदर K2SO4 का क्या काम होता है। देखिए ये एरो के अंदर पूछा भी गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर शुड बी ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, जानते होंगे आप, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, तो यानी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट होना चाहिए इसका आंसर। तो कैटालाइज कौन करता है, याद होना चाहिए आपको, CuSO4, है ना। इस सारी चीजों को मैंने यहाँ तस्वीर के रूप में दिखाया है, प्लीज मुझे पॉज करके अच्छे से समझे, याद करें। ये रेशो पूछा जाता है, आई थिंक 10:1:1/2, 10:1/2, याद रखना, है ना। और सिलिसिलिक एसिड भी होता है, सिलिसिलिक एसिड किसको पकड़ता है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन को पकड़ने में काम आता है। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस अकेली स्लाइड से, तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ 2 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 का 2 लीटर का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, तो कितना आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना होगा। गैस करिए आंसर। आई होप आपने आंसर अपना सही गैस किया होगा। लेट मी नो क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपका आंसर बताऊं तो आंसर शुड बी द 4th वन। क्यों सवाल आता है, क्यों, तो सवाल का जवाब ये कहेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट भाई साहब होगा 294 ग्राम प्रति मोल, है ना। सभी का तोड़ के दिखाया गया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 294। इसकी वैलेंसी अभी हमने जैसे जानी थी कि +6 से +3 में बदल रही है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 6 बता दी जाती है। तो मैक्सिमम वैलेंसी का डिवाइड लगाया है, तो 294/6 किया तो 49 आया। ये 49 है, ये तो 1 लीटर का हिसाब है भैया, 1 लीटर का हिसाब है ना, 1 लीटर नहीं, हमें तो 2 लीटर का पूछा था, इसका डबल कर देंगे, यानी आंसर शुड बी द 4th यानी 98 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है इन मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन डिटरमिनेशन मिक्स्ड इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय। मिक्स्ड इंडिकेटर किससे बने होते हैं, लास्ट के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा एनालिटिकल केमिस्ट्री से आए हुए हैं, है ना। तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री से कई क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसीलिए वो जो वेब सीरीज को बोलो ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट शुरू की है, क्योंकि मुझे पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री कई सारे सॉइल साइंस स्टूडेंट का एक कमजोर पार्ट है, कमजोर यूनिट होती है हमारी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मेरी भी बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा तो बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत कमजोर है वो पार्ट मेरा भी एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट। और वही है, वीडियोस के जरिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल केमिस्ट्री को और बेहतर रूप में समझ भी पाऊँ और उस इंफॉर्मेशन को आगे डिलीवर कर पाऊँ। तो खैर उसी क्वेश्चन मतलब एक वीडियो के अंदर क्या आया था कि मिक्स इंडिकेटर जो है काम में लेते हैं, वो मिक्स इंडिकेटर जो है वो किससे बना होता है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर शुड बी द 3rd वन यानी मेथिल रेड और ब्रोमो क्रिस्टल। कितना होता है ये इनका कंपोजिशन, ये भी याद रखना जरूरी है। लगभग 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम बोल दीजिए किसका, ब्रोमो क्रिस्टल ग्रीन। 0.066 ग्राम याद रख लीजिए मेथिल रेड। किसके अंदर डालना है, 100 ml ऑफ 95% एथेनॉल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कंपोजिशन है। आखिरी क्वेश्चन आपके ऊपर है दोस्त। फ्यूमाइज पत्थर आप जानते हैं, ये फ्यूमाइज पत्थर जो है किस तरह की रॉक है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
कई सारी चीज़ें मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ ली हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को बताइएगा मुझे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ ARO डबल ARO। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।